चाहूंगा कि मैडम महबूबा मुफ्ती एक हफ्ता अफगानिस्तान में लगा के आए, वहाँ का वातावरण देखे, फिर देखे कि वो वापस आने के लायक रहती है कि नहीं रहती है, फिर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में उसको तुलना से चोर मचाए शोर। शोर कौन मचाता है? देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई निर्णय अगर लेती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए होते हैं, जिन्होंने गलत हरकत की होती है, वो शोर मचाते हैं ज़्यादा और ज़्यादा उबाल देते हैं और उसमें फिर आम जनमानस को भी इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसा इस एक्सरसाइज में अधिकतम लैंड ग्रैबर्स ने किया कि जो आम नागरिक है, जो छोटा व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने 4, 5, 6, 7, 10 मरले तक सरकारी ज़मीन के ऊपर अपना रिहाइश घर बना रखा है, वो रह रहा है, उसको ज़रा उकसाया कि ये सियासत का एक नया रूप है जहां पर अब गरीबों को भी घसीटा जा रहा है। तो ये कश्मीर के नेता तब कहाँ थे जब 1999-90 के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड किया गया और अपने घरों से उनको बेघर करके 4 लाख कश्मीरी पंडित पूरे देश के अंदर बेघर कर दिया गया। ये लोग कहाँ थे उस वक्त? कहाँ थे? अब्दुल्ला मुफ्ती तो उस वक्त कांग्रेस ही हुआ करते थे। ये कहाँ थे और क्यों नहीं उस वक्त बोले? ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है। एक बार मैं यकीनन कह दूं, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है तो कार्रवाई हो रही है। अगर आज यहाँ पे सरकार होती तो इस तरीके का किसी ने प्रयास नहीं करना था। जब से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अतिक्रमण के विरोध में जो मुहिम है उसमें तेजी लाएगी, उसके बाद लगातार सियासत जो है जम्मू कश्मीर में देखने को खूब मिल रही है। और आज की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि अब वो जम्मू से होते हुए, कश्मीर से होते हुए सीधा राजधानी दिल्ली पहुंची हैं, जहां पर देश की संसद जो है वो चल रही है। मेरे साथ विक्रम रंधावा साहब है, लगातार कश्मीर के नेताओं को आईना दिखाते रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो लैंड को लेकर एक सियासी अखाड़ा जम्मू कश्मीर बन रहा है, उस पर इनका क्या तर्क है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, महबूबा मुफ्ती जो है आज दिल्ली तक पहुंच गई हैं, अब जम्मू कश्मीर की राजनीति को दिल्ली तक पहुंचा रही है और वहां पर उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। देखिए, जम्मू कश्मीर में अपना वजूद पीडीपी पहले खो चुकी है। कश्मीर के अंदर भी इनके हालात ख़राब है, जम्मू में इनका वजूद बचा नहीं है। तो यकीनी तौर पे अब इस विषय को लेकर इनको लगा होगा कि कश्मीर की सड़कों पे उतरोगी, वहाँ लोकल लोगों ने साथ देना नहीं है, तो चंद अपनी किचन लॉबी के लोगों को लेकर दिल्ली में जाके प्रदर्शन करती हूँ, मीडिया हाइप मिलेगा, क्योंकि ये सुर्खियों में रहना पसंद करती हैं ज़्यादा और ग्राउंड पे रहती हैं कम। और वास्तविकता ये है, ये जो सारी एक्सरसाइज एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो एलडी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, इसके ऊपर जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं, खासकर मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उनके लिए अगर चंद शब्दों से उनको समराइज़ किया जाए तो फिर ये ऐसा लगता है जैसे चोर मचाए शोर। शोर कौन मचाता है? देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई निर्णय अगर लेती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए होते हैं, जिन्होंने गलत हरकत की होती है, वो शोर मचाते हैं ज़्यादा और ज़्यादा उबाल देते हैं और उसमें फिर आम जनमानस को भी इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसा इस एक्सरसाइज में अधिकतम लैंड ग्रैबर्स ने किया कि जो आम नागरिक है, जो छोटा व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने 4, 5, 6, 7, 10 मरले तक सरकारी ज़मीन के ऊपर अपना रिहाइश घर बना रखा है, वो रह रहा है, उसको ज़रा उकसाया, उसके अंदर जहर भरा कि ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपको जीने नहीं देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले करवा रहे हैं। लेकिन बड़ा बेहतरीन कदम जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है। मुझे ऐसा मानता हूँ कि जो लोग गलत हैं वो शोर मचाएंगे, जिसका कोई जो इसमें काम नहीं है, जिसने ना कभी सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है, ना उसका सरकारी ज़मीन पे घर है, ना उसने सरकारी ज़मीन पे कोई कमर्शियल गतिविधियां रखी हैं, उसको शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मुझे लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बड़े पीसफुली, बड़े सही तरीके से बाकायदा नोटिस जारी करने के बाद, पूरा बायोडाटा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर इकट्ठा करने के बाद और समय देने के बाद, ऐसा नहीं है कि आप अपने शोरूम में, अपनी दुकान के अंदर सजा लगा के बैठे हो और वो अचानक पहुंच जाते हैं। कल जो 3 दिन पहले जम्मू में हुआ आपने देखा है, एमजी हेक्टर का शोरूम था, उस परिवार ने भी किसी से ज़मीन खरीदी और जब खरीदी तो यकीनी तौर पर वो शायद उस मापदंड पे नहीं जा पाए बारीकियों में चेक करने में कि क्या एक्चुअली ये ज़मीन इसकी मालकी है कि नहीं है। अब इन्होंने खरीद ली तो इनके सिर पे वो जंजाल फंस गया। लेकिन सरकार ने उसको डिमोलिश करने से पहले उनको समय दिया कि तुम अपना स्टैंड पूरा बताओ कि ये आप इसके मालिक हो कि नहीं हो, और उसके बाद उनको जब समय मिल गया तो उन्होंने शोरूम को खाली कर दिया। ना कोई गाड़ी थी, ना वहाँ मुलाजिम थे, ना उनका इंटीरियर्स थे, वहाँ पर पूरी तरह से शोरूम खाली था और उसके बाद उसको डिमोलिश किया। नेता इसको सियासी चश्मे से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सियासत का एक नया रूप है जहां पर अब गरीबों को भी घसीटा जा रहा है। तो ये कश्मीर के नेता तब कहाँ थे
जहाँ 1999-90 के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड किया गया और अपने घरों से उनको बेघर करके 4 लाख कश्मीरी पंडित पूरे देश के अंदर बेघर कर दिया गया। ये लोग कहाँ थे उस वक्त? कहाँ थे? अब्दुल्ला मुफ्ती तो उस वक्त कांग्रेस ही हुआ करते थे। ये कहाँ थे और क्यों नहीं उस वक्त बोले कि ये कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के क्यों जा रहा है? जब उस वक्त बड़े बड़े ऐलान किए जाते थे कि कश्मीरी पंडितों आप यहाँ से कश्मीर छोड़ो, मर्द जम्मू में जाएं, आपकी बहनें और बेटियां हमारी अमानत रहेंगी। तो उस वक्त इनका कहाँ चला गया था सारा एजेंडा? क्यों उस वक्त ये कश्मीरी हुक्मरान बाहर नहीं आए? आज इनको तारिक आमिर भी बोलता है, आज गुलाम हसन शाह भी बोलता है, आज बुखारी साहब भी बोलते हैं, आज अब्दुल्ला भी बयान दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी बयान दे रही है। ने तो जम्मू कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से कर दी और कहा तालिबान जैसा निजाम चल रहा है। मैं तो चाहूँगा कि मैडम महबूबा मुफ्ती एक हफ्ता अफगानिस्तान में लगा के आए, वहाँ का वातावरण देखे, फिर देखे कि वो वापस आने के लायक रहती है कि नहीं रहती है, फिर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में उसको तुलना। यानी कभी पाकिस्तान प्रेम है और अब अफगानिस्तान प्रेम। नहीं, प्रेमी तो वो पाकिस्तान की है, ये रहेगी, लेकिन उसको पता है कि जो इंसानियत का धब्बा जो है, जो दुर्दशा अफगानिस्तान में नागरिकों की होती है, ये वैसा वातावरण बता रही है कि यहाँ पे बन रहा है। ये खुद वहाँ जाए, एक हफ्ता रह के आए। ये तो कश्मीर के अंदर भी जेड सिक्योरिटी में घूमती है। इसको लगना चाहिए कि कश्मीर मेरा अपना है, तो ये वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी में क्यों घूमती है? अरे बिना PSOs के निकले ना, जाए ना लोगों के बीच में, सड़कों पे उतरे। इसको पूरा लाव लश्कर चाहिए, पूरी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि एक स्टेटस है और अपने ही लोगों से डर लगता है। तो वास्तविकता ये है कि ये लोग अपना वजूद खो चुके हैं, चाहे वो अब्दुल्लाज हैं, चाहे मुफ्तीज़ हैं, चाहे बुखारीज़ हैं, आज़ाद हैं, या जो भी हैं, ये अपना वजूद खो चुके हैं। और उनको पता है कि हमने चोरियां की हैं, हमने सरकारी ज़मीनों को ना सिर्फ कब्जा किया है बल्कि दूसरों से भी करवाया है। लेकिन LG एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है सराहनीय कार्य है। जो शरीफ व्यक्ति है, जिसका कोई रोल नहीं है, जिसने ना कोई सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है, ना वो उस पर बैठा है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा ये कह रही है कि किसी नेता का अगर नाम शामिल होता है भाजपा के, हम उसके लिए भी कहेंगे कि उसको भी बख्शा नहीं जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है, खारिज किया है याचिका को, जो इसके लिए सुनवाई के लिए बात की जा रही थी कि देखिए इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को रोक दीजिए, बहुत गरीब लोग हैं, ऐसा है। जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रहा है कि ये ड्राइव नहीं रुकने वाली है, LG प्रशासन यहाँ पर एक अलग तर्क दे रहा है कि गरीबों को छुआ नहीं जाएगा, और ऊपर से भाजपा कह रही है कि भाजपा के नेता को भी नहीं, तो यहाँ पर एक संदेह की भावना पैदा होती है, क्या LG प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? ऐसा नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है। वर्बल डायरेक्शन जरूर आई है कि इमीडिएटली किसी के घर को नहीं तोड़ा जाए, तो उसी पे काम करते हुए LG एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अपने सारे DCs को ये डायरेक्शन दी है कि जो गरीब व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, रिहाइश के लिए सरकारी ज़मीन पे बैठा है, उसको नहीं छेड़ा जाए। गरीब कौन होता है? 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले या मैक्सिमम 15 मरले वाला। लेकिन कोई शाहूकार आलीशान बंगले बना के बैठा है या फिर कमर्शियल बिल्डिंगें बनाकर खुद कहीं और ऐशप्रस्ती कर रहा है, उसको तो गरीब नहीं कहा जाएगा ना। तो फिर तो बचेगा आप यहाँ पर आश्वासन देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो गरीब श्रेणी में आता है उसे छुआ नहीं जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की उस बात का क्या जिसमें कहा गया था कि ऐसा कोई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होना? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने पैरामीटर्स कोई नहीं तय किए। उन्होंने कहा भी किसी का भी तोड़ने से पहले थोड़ा गुरेज कीजिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग गए थे इस एंटी एनक्रोचमेंट की ड्राइव के खिलाफ, उन्होंने अपने यार्ड स्टिक्स वहाँ रखे ना। LG एडमिनिस्ट्रेशन के यार्ड स्टिक्स अगर वहाँ जाते, सुप्रीम कोर्ट को पिक्चर क्लियर की जाती कि यहाँ पर 20 लाख कनाल ज़मीन कब्जा हो चुकी है जम्मू कश्मीर की, माल जो सरकारी ज़मीन है, काचराई ज़मीन है, जिसकी मालिक सरकार होती है, वो कब्जा हुई है। कब्जा करने वाले कौन है? पॉलिटिशियंस हैं, इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है। एक बार मैं यकीनन कह दूँ, ये LG एडमिनिस्ट्रेशन है तो कार्रवाई हो रही है। अगर आज यहाँ पे सरकार होती तो इस तरीके का किसी ने प्रयास नहीं करना था, क्योंकि लैंड ग्रैबर्स को बचाने वाले लास्ट सरकार भाजपा और PDP की थी। आप कहना चाहते हैं कि उस सरकार में भी ऐसा नहीं होता? देखिए, नियत नहीं होती। कोई भी पॉलिटिकल जब सेटअप रहता है तो उनकी मंशा अपने वोट बैंक पे रहती है, चाहे वो जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, कहीं पर भी हो। तो उनको ये लगता है कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा, तो हमें क्या जरूरत है इससे पंगा लेने की, जब पिछली सरकारें चला रही हैं तो हमें भी चलाने देना चाहिए। तो इस वक्त जो सेटअप है, उनको ये लगा कि हम सरकार चला रहे हैं तो सरकार की प्रॉपर्टी को वापस अर्जित करना भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रयास है,
ये प्रयास बड़ा सकारात्मक है, हमें इसको पॉजिटिव नोट से लेना चाहिए। अलबत्ता जो लोग इसमें आड़े में आते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो कोई भी सियासतदान हो, बिजनेसमैन हो, उस पर अंडर लॉ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट की इस एक्सरसाइज को कहीं ब्रेक ना लगे। और यकीनन तौर पर जो शरीफ लोग हैं उस पर जो है गवर्नमेंट को हाथ डालने से पहले 4 बार सोचना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि पब्लिक के अंदर ह्यू एंड क्राई, जो जेन्युइन लोग हैं वो उनके लिए सपोर्ट में खड़े हो। हमने देखा है कि नेता कम ही बाहर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन उन इलाकों से आम लोग ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगे हैं और एक ही मांग है कि आखिरकार हमारे छोटे बच्चे आप हमें बेघर क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे जो हैं वो छोटे लोगों को बरगला रहे हैं। ये यकीनन बात है, छोटे बच्चों को आगे लाया जा रहा है, लेकिन शायद उन छोटे बच्चों को नहीं बताया जा रहा कि हमने 15 कनाल वहाँ पर एक इमारत बना रखी है, 10 कनाल में वहाँ पे एक इमारत बना रखी है, उस पर नज़र है सरकार की। वो बच्चों को नहीं बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। वो एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर चाहिए कि कंसर्न तहसीलदार, कंसर्न एडिशनल डीसी को जाकर मौके पर लोगों को बताना है। ऐसा लगता है रंधावा साहब के ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासन में इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सेटअप में नहीं हो सकता था, तो इससे भाजपा का क्या जो वोट बैंक है या वोट शेयर है, क्या वो टूटने की उम्मीद है? क्योंकि लगातार भाजपा इस पर सियासत नहीं कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करती है। हम विकास के विश्वास रखते हैं। आज विकास के बलबूते पर केंद्र में एक मजबूत सरकार चला रहे हैं और यकीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इस पहलू को नहीं सोचती है कि इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव से हमारा जम्मू में या फिर कश्मीर में हमारे वोट बैंक को कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ना लैंड ग्रैबर्स हमारे बीच में है, ना लैंड ग्रैबर्स को हमने अपने साथ जोड़ने का कभी प्रयास किया है। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ चलने वाला ऐसा है भी है, उस पर कोई कार्रवाई भी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उसके समर्थन में उसके साथ खड़ा नहीं होगा। ये यकीन है। साफ तौर पर भाजपा आम लोगों के समर्थन में है, लेकिन ऐसे लोगों के समर्थन में नहीं है जिन्होंने अतिक्रमण किया है। रंधावा साहब हमारे साथ थे, लगातार कश्मीर के नेताओं पर सवाल उठाते रहे, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल वो महबूबा मुफ्ती पर उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसी राजनीति क्यों जहां पर आम लोगों को बरगलाने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है। आप यूं हमारे साथ बने, देखते हुए स्टूडियो में।